BNPSC पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे संसाधनों की अल्प विकास के प्रदेश। इससे पहले बात की थी अपन ने संसाधनों के सीमित संभावनाओं के प्रदेश। सीमित संभावना के प्रदेश में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर संसाधनों के विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती हैं। अर्थात इन क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों का पहले विकास नहीं हुआ था, नहीं आगे संभावनाएं पाई जाती है। लेकिन संसाधनों के अल्प विकास के प्रदेश इन क्षेत्रों में संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है और प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से इन क्षेत्रों का विकास कम हुआ। लेकिन अगर यहां पर उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः और वैज्ञानिक विधि से अगर उपयोग होने लग जाए तो इन क्षेत्रों में संसाधनों का विकास हो सकता है। अर्थात फिर यहां पर संसाधनों के विकास की संभावनाएं क्या है, पाई जाती है। इनमें तीन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक मध्य अक्षांशीय वन है, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा आ जाता है घास के मैदान। यानी तीन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा रहा है और ये तीन क्षेत्र मध्य अक्षांशीय वन है, उष्णकटिबंधीय घास के वन है और घास के मैदान है। तीनों ही क्षेत्रों में पशुपालन हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है और तीनों की जलवायु अलग अलग पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय जो वन है वो टेगा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन है वो भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं और घास के जो मैदानी क्षेत्र है वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। और इसमें जैसे सवाना हुआ, लानौज हुआ, पंपाज हुआ, डाउन्स हुआ, कैटरबरी के मैदानी क्षेत्र, इन घास के मैदानी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो मध्य अक्षांशीय जो वन है वो तो टेगा क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वाले भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहां तो शीत प्रधान जलवायु होगी, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, इन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। तीनों ही क्षेत्रों में जलवायु की अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य अक्षांशीय वन। और मध्य अक्षांशीय वनों में सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिति की बात करते हैं। मध्य अक्षांशीय जो वन है वो 35 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। अर्थात मध्य अक्षांशीय जो वनों वाला क्षेत्र है वो 35 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ।
इसका जो अधिकांश विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में ही पाया जाता है। इन वनों के अंतर्गत टुंड्रा के जो समीपवर्ती क्षेत्र है, अर्थात कौन से क्षेत्रों को लिया जाता है, टेगा प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। टुंड्रा प्रदेशों की अपेक्षा यहां पर थोड़ा सा तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान की अधिकता के कारण से यहां पर अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये वाला जो प्रदेश है अमेरिका में अलास्का से प्रारंभ होता है और वहां से कनाडा, नॉर्वे और एशिया में साइबेरिया। इसमें एशिया के साइबेरिया के अलावा जापान के थोड़े से क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। मध्य अक्षांशीय वन क्षेत्र जो कि 35 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। ये वाला अमेरिका में अलास्का से लेकर कनाडा और यूरोप के नॉर्वे और एशिया के साइबेरिया और जापान के थोड़े बहुत केवल कुछ ही क्षेत्र आए, नहीं तो जापान का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है, विकसित क्षेत्र में आता है। तो जापान के थोड़े बहुत क्षेत्र को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो थी इसकी स्थिति। इस प्रदेश को उपध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। उपध्रुवीय क्षेत्र भी कहा जाता है और टेगा क्षेत्र भी कहा जाता है। उपध्रुवीय या टेगा क्षेत्र कहा जाता है और मध्य अक्षांशीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। अब स्थिति के बाद में अपन बात करते हैं इसकी जलवायु की बात। मध्य अक्षांशीय वन प्रदेशों की अगर जलवायु की बात करें तो यहां पर टुंड्रा प्रदेशों की अपेक्षा जलवायु थोड़ी बहुत कम कठोर पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेशों में तो स्थिति क्या पाई जाती है, हर समय बर्फ पाई जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जलवायु टुंड्रा प्रदेशों की अपेक्षा थोड़ी बहुत कम कठोर पाई जाती है। अर्थात इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है और शीत ऋतु का जो तापमान है उन दोनों में अंतर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहां औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीत ऋतु के तापमान का अध्ययन करें तो -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अपन उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कब होगी, जुलाई में होगी और शीत ऋतु कब होती है, जनवरी माह में होती है। तो जुलाई माह का तापमान तो यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, लेकिन जनवरी माह का जो तापमान है वो कितना पहुंच जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां पर होने वाली अधिकतर जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु में ये वर्षा बर्फ के रूप में ही होती है क्योंकि ये वाला टेगा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर औसत वर्षा की मात्रा 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर पाई जाती है और इसमें से अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में किसके रूप में हो रही है, बर्फ के रूप में हो रही है। इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण न के बराबर होता है। वाष्पीकरण न के बराबर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण से यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा भी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर दिन की लंबाई 18 से लेकर 20 घंटे की होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है, शीत ऋतु में रात बड़ी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन कितने का होगा, 18 से लेकर 20 घंटे का दिन पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर शंकुधारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
अर्थात शंकुधारी वनों का मतलब होता है इन पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो आगे से सुई के समान पतली हो जाती है और पेड़ का आकार बिल्कुल शंकु आकार में हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगभग हर समय बर्फ गिरती रहती है और बर्फ गिरने के कारण से ये फिसलकर पेड़ से नीचे वाले भाग की ओर आ जाती है। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? स्प्रूस होता है, फर होता है, लार्च और पाइन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी कोमल होती है और इन वृक्षों की लकड़ी कोमल होने के कारण से इन वनों से प्राप्त जो लकड़ी है उसका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मध्य अक्षांशीय वन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिनमें फर होता है, लार्च, पाइन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी कोमल होने के कारण से इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब जलवायु के बाद में बात आती है अर्थव्यवस्था की। मध्य अक्षांशीय वन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर लोग आखेट का कार्य करते हैं। आखेट के साथ में ये लोग पशुपालन भी करते हैं, पशुचारण भी किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में ये लोग खनन भी करते हैं और इसके साथ में उद्योगों में कार्य भी। थोड़ी बहुत प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से यहाँ पे अर्थव्यवस्था के साधन कम पाए जाते हैं, अतः यहाँ के लोग आखेट करते हैं। अर्थात ये वाले लोग हैं समूर वाले जो जानवर पाए जाते हैं, समूर यानी ऐसे जानवर जिनके शरीर पर अत्यधिक मात्रा में बाल पाए जाते हैं, समूर वाले जानवर कहे जाते हैं और उनसे ये लोग शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद में मांस भी प्राप्त करते हैं, बाल भी प्राप्त करते हैं, खाल भी प्राप्त करते हैं और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो बाल, खाल और मांस है उनका ये लोग क्या करते हैं? विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा ये लोग कैरिबो भी पालते हैं, रेंडियर भी पालते हैं और मुसकबेर भी पालते हैं। अर्थात ये लोग पशुपालन का कार्य भी करते हैं, पशुचारण का कार्य भी करते हैं और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। यानी जो लोग तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं वो लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की बात करें तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में खनिज संपदा पाई जाती है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में खनिज संपदा पाए जाने के कारण से ये लोग खनन का कार्य भी करते हैं, जैसे कनाडा और लेब्राडोर। इन दोनों ही क्षेत्रों में लोहे के भंडार पाए जाते हैं, अतः यहां के लोग लोहे के खनन का कार्य करते हैं। इसके अलावा सडबरी में सोना पाया जाता है, यहां पर शीशा भी पाया जाता है, जस्ता भी पाया जाता है और चांदी भी निकलती है। अर्थात यहां पर खनन का कार्य भी होता है। इसके अलावा साइबेरिया में कोयला पाया जाता है, साइबेरिया में क्योंकि वन वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है और अलास्का में चांदी और जस्ता पाया जाता है।
अर्थात ये संपूर्ण प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से यहाँ के संसाधनों का विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो इस संपूर्ण प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 5 ही व्यक्ति निवास करते हैं, क्योंकि यहां पर संसाधन कम पाए जाते हैं, प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है और मनुष्य को अपना जीवन यापन करने हेतु अत्यधिक मात्रा में क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें तो यहाँ के जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे थोड़ी अनुकूल जलवायु पाई जाती है। उन क्षेत्रों में ठंड कम पड़ती है और उन क्षेत्रों में ठंड कम पड़ने के कारण से वहां पे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये संपूर्ण जो लोग हैं वो आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात ये लोग शिकारी करते हैं, लेकिन वर्तमान में यहां पर पेड़ पौधे अधिक होने के कारण से कागज उद्योग और लुगदी उद्योग का विकास हुआ है, और कागज उद्योग और लुगदी उद्योग का विकास होने के कारण से यहाँ के लोग उद्योगों में कार्य भी करने लगे। अतः इस क्षेत्र में अगर संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए या विकास कर लिया जाए तो इस क्षेत्र में संसाधनों की अल्प विकास के प्रदेश हैं, लेकिन इनका विकास हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।